नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। अखंड भारत में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज सरकार को घेरने की विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी थी। सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारी विपक्ष कर चुका था, मगर सरकार ने विपक्षी चक्रव्यूह को एक ही झटके में तोड़ दिया। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए स्टेटमेंट पर खूब घेरा और राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की। लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारतीय संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति और सभापति ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। फिर ओम बिरला ने कहा कि संसद में सांसद बगैर किसी रोक-टोक के अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी ने एक हफ्ते पहले कहा था और अब जब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो सरकार राहुल गांधी पर पूरी तरह से हमलावर रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि विदेश की धरती पर जाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी को सदन में आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए। सरकार की माफी की मांग पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाया था। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो गई थी। विपक्षी सांसद संसद में हंगामा करें उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीन ही बदल दिया और इसके बाद सदन में राहुल गांधी माफी मांगों के नारे गूंजने लगे। लोकसभा की तरह राज्यसभा में सरकार पूरी तरह से आक्रामक दिखी। अपने नेता को घिरता देख कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को निशाने पर लिया। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है। ट्रेजरी बेंच राहुल गांधी से माफी की मांग करती रही तो विपक्षी सदस्य अपनी बातों पर अड़े रहे। दोनों सदन पहले 2 बजे के लिए स्थगित हुए। लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत फिर से हुई तो संसद में शोर पहले की तरह जारी रहा। इसके बाद दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीते सोमवार को राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद में आवाज दबाने की बात कही थी। दरअसल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब उनका माइक्रोफोन खराब हो गया था। राहुल गांधी ने जानबूझकर उसी माइक पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, भारत में हमारे माइक खराब नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। राहुल गांधी की इसी बात से केंद्र सरकार बिफर पड़ी। संसद में हंगामे से पहले रविवार को कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके
कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विदेश में जाकर केंद्र सरकार पीएम मोदी पर सवाल खड़े करना, देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ मुद्दा दे गया। जो विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर पूरी प्लानिंग में जुटा था, अब वो फिलहाल बैकफुट पर दिख रहा है और सरकार पूरे एक्शन के साथ राहुल गांधी की माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। उन्होंने गौरी लिनेकर को निलंबित करने की 2 खबरों को शेयर करते हुए बीबीसी पर कटाक्ष किया और कहा कि बीबीसी का दोहरा चरित्र सामने आया है। बीबीसी पर अनुराग ठाकुर का निशाना, दोहरा रवैया रखता है बीबीसी। बीबीसी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार बीबीसी ने अपने स्टार एंकर गैरी लिनेकर को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, घर में विरोध होने की वजह से बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को भी रोक दिया। ये डॉक्यूमेंट्री रिचर्ड अटनब्रो ने बनाई थी। बीबीसी की इस दोहरी नीति पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने बीबीसी की स्वतंत्र पत्रकारिता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीबीसी का दोहरा चरित्र सामने आ गया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, यह देखना दिलचस्प है कि पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में बुलंद दावे करने वाले बीबीसी ने अपने स्टार एंकर को उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर कैसे सस्पेंड कर दिया। बीबीसी ने समाज के एक वर्ग के नाराज होने के डर से अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को भी रोक दिया। मनगढ़ंत तथ्यों के जरिए दुष्प्रचार करने वालों से नैतिक समझ या पत्रकारिता की आजादी के लिए खड़े होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फर्जी नैरेटिव बनाना और नैतिक पत्रकारिता स्वाभाविक तौर पर विरोधाभासी है। दरअसल कुछ दिन पहले बीबीसी ने गुजरात दंगे को लेकर विवादित डॉक्यूमेंट्री जारी किया था, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध भी किया था। तब बीबीसी ने पत्रकारिता की दुहाई दी थी, लेकिन जिस तरह से बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए एजेंडा चलाया, उस पर सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। उस वक्त विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री में पक्षपात और निष्पक्षता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके विपरीत बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हुए इसे उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार कठोर शोध वाली डॉक्यूमेंट्री कहा था। लेकिन अब बीबीसी की हकीकत सामने आ गई। अपने घर में बीबीसी का मापदंड कुछ और होता है और दुनिया के दूसरे देशों में कुछ और। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस पर बीबीसी को खूब सुनाया। बीबीसी ने गौरी लिनेकर को हटा दिया, लेकिन इस पर विवाद थमने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। चैनल में उनके कई साथी एंकरों ने भी काम रोको हड़ताल कर दी है। इस वजह से पिछले 2 दिन में बीबीसी के प्रसारण में बाधाएं देखने को आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच प्रतिबंधित संगठन यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर शिकंजा तेजी से कसा जाने लगा है। इसके लिए गृह मंत्रालय पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। मंत्रालय ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी की है। ये मुकदमा ऑनफुल एक्टिविटीज यानी यूएपीए के तहत चलाने की मंजूरी देने की तैयारी की गई है। देश के गद्दारों पर एक्शन की तैयारी। एमएचए के शिकंजे में पीएफआई से जुड़े लोग। देश में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सरकार लगातार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पीएफआई के एक लिंक को खुफिया एजेंसियां खंगालने में लगी हैं और पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारकर गिरफ्तारियां कर रही है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने पीएफआई से जुड़े लोगों पर कड़ा फैसला लिया है। पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। केंद्रीय गृह मंत्रालय देने वाला है मंजूरी। पीएफआई से जुड़े बड़े लोगों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी। बीते साल सितंबर महीने में पीएफआई पर बैन लगाया गया था और इसके बाद देश भर में रेड अभियान चलाया गया, जिसमें पीएफआई से जुड़े सैकड़ों लोगों को
गिरफ्तार किया गया, जो अभी भी जेल में हैं। और अब इनमें से कई लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। पीएफआई पर देश के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने, आईएसआईएस में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने, गल्फ कंट्रीज से धन जुटाने का आरोप है। अब जब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, पीएफआई की एक कारगुजारियों का पता लगा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बिहार में पीएफआई से जुड़े लोगों को पकड़ा था और इनसे पूछताछ में एनआईए ने खुलासा किया कि कट्टरपंथी संगठन को संयुक्त अरब अमीरात से पैसे भेजे गए थे। इस पैसे को देश के अलग अलग राज्यों में फैले कट्टरपंथियों को बांटने का टास्क मिला था। इस मामले में एनआईए ने कर्नाटक और केरल के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उमेश के हत्यारे अभी तक फरार हैं। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एक्शन लगातार, शूटर्स कहां फरार? बरेली जेल में प्लान हुआ था तैयार। नेपाल से भूटान चल रहा सर्च ऑपरेशन। उमेश पाल हत्याकांड को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम अरमान और साबिर को नहीं पकड़ सकी। अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ दिखे बल्ली को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है, तो वहीं 25,000 की इनामी शाइस्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची हैं। इधर यह खुलासा हुआ है कि मर्डर की प्लानिंग बरेली जेल में हुई थी, जहां बिना आईडी के शूटर्स जेल के अंदर गए और अशरफ के साथ उनकी मीटिंग हुई। इस मामले में पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन हो रहा है। पुलिस और एसटीएफ की दर्जनों टीमें शूटर्स को पकड़ नहीं पाई हैं। अतीक के गुर्गों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन शूटर्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बरेली जेल में हुई थी उमेश हत्याकांड की प्लानिंग। 11 फरवरी को जेल में हुई थी मीटिंग। अशरफ और 9 शूटर्स की हुई मुलाकात। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में हुआ खुलासा। असद, उस्मान, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम ने की मुलाकात। 5 और आरोपियों ने भी की मुलाकात। फर्जी आईडी से अशरफ से मिलते थे लोग। अतीक अहमद से भी हो सकती है पूछताछ। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है, क्योंकि इस हत्याकांड के तार सीधे सीधे अतीक अहमद से जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के 2 बेटे जेल में हैं। तीसरा बेटा और अतीक की पत्नी फरार है। अतीक के कई करीबी रिश्तेदार और अतीक से जुड़े खास लोग फरार हैं, तो कई करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। उमेश पाल हत्याकांड ने अतीक के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जल्द करेंगे शादी। मानसा एसपी ज्योति यादव से जल्द उनकी शादी होने वाली है और इसी महीने आनंदपुर साहिब में ये शादी हो सकती है। शादी को लेकर शुरू की गई तैयारियां। 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं डॉक्टर ज्योति यादव। क्वालिफाइड डेंटिस्ट भी हैं डॉक्टर ज्योति यादव। हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है उनका पूरा परिवार। पहले वो लुधियाना में रह चुकी हैं एडीसीपी। ज्योति की पिछले साल आप एमएलए रजिंदर पाल कौर छीना से हुई थी बहस। सार्वजनिक बहस के बाद चर्चा में आई थी ज्योति यादव। शादी में कई बड़ी हस्तियां शिरकत कर सकती हैं।